हेलो समर, हेलो जिया। हेलो सर। सर हाँ जी बेटा। कल जो टेस्ट है वो कितने बजे है? टेस्ट नहीं कह सकते कल का। कल सिर्फ एक मेंटी क्विज है। क्विज का मतलब हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक तरह से एक टाइमर होगा। ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, एक्सपेक्टेडली 4 बजे रखूंगा। ओके सर। हेलो भाविका, हेलो जसप्रीन, हेलो साहिल, हेलो सान्या, हेलो संयम, हेलो शंभवी, हेलो शुभम, हेलो सिमर, हेलो जिया। बाय द टाइम बाकी जब तक कनेक्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। Calculate the molarity of pure water whose density is 1 gram per ml। देखते हैं कितने कट पाते हैं। जो ज्वाइन कर रहा है वो प्लीज एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, वो ट्राई करना। हाँ, सोचो सान्या, एक कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्यूम है, उसमें सिर्फ पानी है। दिमाग चलाएंगे।
नविशा बेटा अपना ना नंबर से मुझे ना हेलो भेज देना, मैंने आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो उसमें फिर आप ज्वाइन हो जाना। ओके सर। ओके। चलिए, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए बेटा, हालांकि ये वैलिड नहीं है कि हम लोग कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं और हम तो सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर प्योर वाटर सॉल्यूशन थोड़ी है। बट अगर हम लोग इसको हाइपोथेटिकली निकालें और एक कंटेनर माने जिसकी वॉल्यूम मैं खुद 1 लीटर ले रहा हूं, तो इसमें कुछ पानी पड़ा हुआ है, तो आज 1 लीटर कंटेनर को वॉल्यूम मान लिए जाए और इसके अंदर जितना पानी होगा उसको सोल्यूट मान लिया जाए, तो लिखा जाता है लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, डेफिनेटली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1, मास मुझे नहीं पता, वॉल्यूम ml में 1000, तो मास आ गया 1000 ग्राम। अब इस टाइम पे मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसके बिहाफ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबको पता है मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना सर, ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ H प्लस 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ O। 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसको मोलारिटी के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन में 1 इज 55.55 मोल पर लीटर। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत बार मेंस में या नीट में पूछा गया है।
कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए आज एक बड़ा नया सा कंसेप्ट सीखते हैं, देखिएगा। चलो मैं इसको रख क्या, मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम भी बोलते हैं। इसको बेटा डिनोट करने के दो तरीके। पहला, पीपीएम इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। बेटा मास पर सेंट यानी पर 100 तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आता था। पार्ट्स पर मिलियन तो मिलियन आएगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 आएगा। इसी का एक और फॉर्मूला कुछ जगहों पर यूज होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। यहां बेटा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट करके। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है और आगे हम बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ। प्लीज बेटा बहुतों के स्कूल में नहीं करवाई जाएगी, बहुतों के फ्रेंड्स को नहीं करवाई जाएगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। मेरी चीजों को, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं इसको एक बेसिक फॉर्मूला की तरह समझा दूं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप मेरे से पूछते हो सर ये ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स क्या हैं? अभी तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं, एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब पूछा जाता है सर समझाने निकले थे आप ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स, आपने उसको तो लिख दिया गिवन मास, लेकिन नीचे लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर निकालने के बड़े सारे मेथड्स हैं, अभी समझाऊंगा ये एग्जैक्टली है क्या, लेकिन अभी तो सिर्फ हम फंडामेंटली एक एक्सप्रेशन में दूसरा एक्सप्रेशन पुट इन कर रहे हैं। तो एन फैक्टर निकालने के बड़े सारे ढंग होते हैं, जिसमें से मैं सबसे सिंप्लीफाइड तरीका आपके सामने रखूंगा, जो कि मैं खुद यूज करवाता हूं। यहां पर सबसे पहले तो एन फैक्टर की बात करें। सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोला
n factor is number of H plus ion an acid can release. सर HCl है, ये एक H प्लस और एक Cl माइनस में आता है, तो इस HCl का n फैक्टर सर 1 हो जाएगा। तभी बच्चे पूछते सर बेस होगा तो क्या करेंगे, तो बोल दिया गया नंबर ऑफ OH माइनस आयन a base can release। मैंने लिखा MgOH होल ट्वाइस और इसने दिया Mg2 प्लस 2OH चार्ज माइनस। कितने OH माइनस आयन निकाले, 2, तो n फैक्टर क्या हो गया, 2 का। इसको एक थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया गया, सेकेंड मेथड में था यही, लेकिन अच्छी लैंग्वेज। क्या बोला गया, समझिएगा बेटा, पानी यानी H2O, मैं यहां पे लिख के देता हूं, टूटता है H प्लस और OH माइनस में, इसलिए जितने H प्लस आयन होंगे उनको वाटर बनाने के लिए उतने OH माइनस आयन चाहिए होंगे, या जितने OH माइनस आयन होंगे उनको वाटर बनाने के लिए उतने H प्लस आयन चाहिए। लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन needed to neutralize H plus ions is known as basicity of an acid. Basicity is the number of OH minus ion required by H plus ion to neutralize. H plus ion कौन देगा, एसिड देगा, तो एसिड की होगी बेसिसिटी। वहीं पर नंबर ऑफ H plus ion needed to neutralize OH माइनस आयन, कौन देगा OH माइनस आयन, बेस, कहलाएगी एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो अपने आप में n फैक्टर एसिडिटी और बेसिडिटी या बेसिसिटी के बराबर हो गया। बेसिक सी डिस्कशन थी, 2 पॉइंट्स। यहां पर स्ट्रेट अवे सान्या ने डाउट पूछा, सर आप बार बार एसिड या बेस की बात कर रहे हो, पानी में सॉल्ट डाल देंगे तो क्या होगा, या पानी में आयंस होंगे तो क्या होगा। हमारी केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बुक्स में भी इसके आगे की बात नहीं की गई। मैंने एक चीज प्रेजेंट करी, वो एक तरह से थर्ड मेथड माना जाएगा एन फैक्टर को निकालने का, एंड विच इज वेरी प्रोमिनेंट। बहुत सारी जगहों पर इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर भी एस्टैब्लिश्ड है मेरे नाम से। तो ये चीज थर्ड वाला जब मैं अभी बताऊंगा उससे यूज करेंगे। तो पहले मेरे को जरा बोर्ड साफ करके दे दीजिए, आप इस साइड को कॉपी कर लीजिए। आई गेस ये वाली साइड तो कॉपी करी हुई है ना,
Yes, sir. हाँ, तो मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, फिर आप आराम से कॉपी करके वापस आइएगा। सर हाँ जी बेटा, सर ये सेकंड पॉइंट जो आपने बताया वो एक बार फिर से बता दो। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। देख बेटा, एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है और बेस OH माइनस आयन रिलीज करता है। यस सर। यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एसिड, सपोज मैं एसिड HA लिख लूं, ये H प्लस आयन रिलीज करता है ना। यस सर। अब पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन दोनों हैं। पानी से इसका H प्लस आयन क्या ले लेगा? OH माइनस। तो पानी से हमने क्या लिया? बेसिक यानी हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस। तो एसिड के H प्लस ने OH माइनस आयन लिया, इसलिए नाम का बेसिसिटी। दोबारा से देखते हैं, मैंने पानी में डाला बेस, टूट गया B प्लस प्लस OH माइनस में। पानी में क्या पड़े थे? H प्लस और OH माइनस। तो भैया फर्स्ट पॉइंट में जितने OH माइनस आयन ये रिलीज करेगा, सेकंड पॉइंट में उतने ही H प्लस आयन की जरूरत पड़ेगी। अब पानी से हम क्या निकाल रहे हैं? H प्लस आयन यानी एसिडिक नेचर, इसलिए क्या कहलाएगा? एसिडिटी। एसिड्स की बेसिसिटी, बेसिस की एसिडिटी। क्लियर है बेटा बात? हाँ जी सर। अब थर्ड स्टेप, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू कैलकुलेट एन फैक्टर। होता क्या अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन निकालते कैसे पहले वो बता रहा हूं। देखिए, टू कैलकुलेट एन फैक्टर टेक द LCM ऑफ चार्ज, जिसको आप वैलेंसी भी बोलते हैं, ऑफ आयंस इन अ मॉलिक्यूल। अब भैया मॉलिक्यूल एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, तो ये मेथड काम आसान कर देगा। मेरी हेल्प कीजिएगा सान्या। मैंने लिया HCl, HCl में H प्लस और Cl माइनस है सान्या? हाँ जी, H प्लस के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव +1 Cl माइनस पे कौन सा चार्ज? -1। दोनों का लेते हैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी 1,1। तो 2 1 का एलसीएम क्या? 1। तो यहां पर एन फैक्टर हो गया HCl का 1। आपने HCl को जब एसिड माना था तब भी एन फैक्टर 1 था, उसकी बेसिसिटी पड़ी थी तो भी वो 1 थी। आज इस मेथड ने भी 1 बताया। मैं लेता हूं MgOH होल ट्वाइस। जसकरण मेरी हेल्प करना बेटा। सबसे पहला वाला मेथड लेते हैं। जसकरण MgOH होल ट्वाइस टूटकर कितने OH माइनस आयन देगा? सर 2। तो एन फैक्टर कितना? 2। इन दो OH माइनस आयंस को कितने H प्लस आयन चाहिए होंगे? 2। 2। तो इसकी एसिडिटी भी क्या? 2। एन फैक्टर भी 2। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड से आंसर निकला था। अब मेरे वाले मेथड से चलते हैं। MgOH होल ट्वाइस। जिया बेटा हेल्प करना। MgOH होल ट्वाइस में कौन कौन है? एक Mg2 प्लस और 2 OH चार्ज माइनस। जिया Mg के ऊपर कितना चार्ज? +2
एक OH माइनस पे कितना चार्ज? -1। तो दूसरे पे भी कितना? -1। -1। इन तीनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो 2,1,1 2,1,1 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 2। n फैक्टर इज 2। ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल चला सर एसिड और बेस का। एक जरा सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, इतनी सी जगह में ले रहा हूं सॉल्ट का एग्जाम्पल। NaCl। साहिल NaCl में कौन कौन है? Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस Na प्लस पे क्या चार्ज? +1। पॉजिटिव Cl माइनस पे क्या चार्ज? -1। मैग्नीट्यूड 1,1। तो एलसीएम क्या? 1। NaCl का n फैक्टर क्या आया? 1, जो कि हमें पहले दो मेथड्स ने नहीं सिखाया था। पहले कॉपी कर लो, फिर और एग्जांपल्स ले रहा हूं। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने अभी सिर्फ चीजें आपके सामने लिखी हैं। आप पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, और ऐसी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि पता चलेगा एग्जैक्टली कंसेप्ट कितना बढ़िया है। एक एक चीज को बेटा बड़े अच्छे तरीके से कॉपी करना, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा सोचता है मेडिकल करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए बेटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर होते हैं, और उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की बैकबोन होता है नॉर्मेलिटी। आज बड़ी सारी नई चीजें समझाऊंगा, देखना बहुत जरूरी है हर एक चीज को।
बेटा वो साइड कम कॉपी हो जाएगा, बता देना, मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा। हो गया। बाकी भी कर लें बेटा। कर दूं ना शिफ्ट? लिख लिया बेटा सबने? हाँ जी, लिख लिया? और 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि पहले 2 मेथड से उन एग्जांपल्स के तो n फैक्टर नहीं निकाले जा सकते। तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा मेथड है। अब तो खैर बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, 5 या 6 साल पहले निकाला था मैंने मेथड। तो अब Na2SO4 दिया जाए तो यहां पर बेटा 2 Na प्लस हैं और 1 SO4 2 माइनस है, तो 2 + 1 और 1 - 2 यानी 112, एलसीएम क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहां पर n फैक्टर Na2SO4 का क्या आया? 2 आ गया। ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। अब आता है कोर कंसेप्ट, एग्जैक्टली ये है क्या। ध्यान से बेटा मेरी बातों को सुनना, यहां पर कुछ भी कर रहे हो तो छोड़ दो, वैसे तो कुछ कर नहीं रहे होगे, क्लास ले रहे हो, बट कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन योर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स। मैं सबसे पहले तो जितने मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करता हूं। कंसेप्ट जरा डिटेल में है तो गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पहली चीज, मेरे पास होते हैं आयोनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स। अभी कंसेप्ट को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए सिर्फ 2-2 एटम वाले मॉलिक्यूल लेकर चलूंगा। और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल,
आयोनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स NaCl, लेकिन जैसे ही मैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में आता हूं, मेरे पास दो तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल H2 का और दूसरा एग्जाम्पल HCl का, यानी होमोजीनियस मॉलिक्यूल का और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल का। मैं क्लास 9th या 10th की बात दोबारा से करता हूं। Ionic molecule is a molecule which possess ionic bond. An ionic bond is a bond formed when an electropositive species loses its electron to electronegative species, and which results in इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोबारा से, Na जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ बनाता है। Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और स्टेबल Cl- बनाता है। बचपन की कहानी, Na 2,8,1, Cl 2,8,7, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इन दोनों के बीच में आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। NaCl लिखने को NaCl है, ऊपर लिख रहा हूं, लेकिन है क्या? Na+ अट्रैक्टेड टू Cl-। तभी तो पानी में डालो जल्दी से बिखर जाते हैं Na+ और Cl- में, टूट जाते हैं आयंस में। बोलते थे ना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, अ सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि पानी में जैसे ही सॉल्ट डाला, सॉल्यूशन बना, वहां पर आयंस आ गए, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर NaCl Na+ Cl- है, यानी एक कोने पर +1 का चार्ज, दूसरे कोने पर -1 का चार्ज। इतनी सी बातों में किसी को कोई परेशानी तो बात करो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आगे। नहीं, आगे चलूं? बिल्कुल। अब यहां पर जब मैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आता हूं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग वाला बॉन्ड। मैं यहां लिख देता हूं एक छोटी सी स्टेटमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनता है, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता। दोनों ही चाहते हैं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं, तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। आई होप इतनी सी बातचीत में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। यहां पर दोनों H2 या HCl दोनों ही शेयरिंग वाले बॉन्ड बना रहे हैं। मैं लेता हूं HCl, प्लीज बेटा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये तो सबको पता है सर, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चाहता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि जितनी जल्दी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो Cl- बनाकर स्टेबल हो सकता है। बट यहां पे शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग में भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
अब क्योंकि शेयरिंग में वो ज्यादा नेगेटिव है साहिल, हमने सोचा कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बीच में पड़े होंगे। शेयरिंग करिए भैया, बिल्कुल बीच में होंगे, लेकिन क्योंकि Cl is more electronegative than hydrogen, these electrons will be slightly shifted towards chlorine. थोड़े से क्लोरीन के ज्यादा पास होंगे। अब क्लोरीन पूरी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्लोरीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, लेकिन थोड़ा सा पास लेकर आया है तो इस पे स्लाइट माइनस यानी लेस देन 1 और इस पे स्लाइट प्लस लेस देन 1, 0.1, 0.2, 0.3, थोड़ा सा पास आया, थोड़ा सा पास आया क्लोरीन के तो थोड़ा सा दूर हो गया हाइड्रोजन से। पूरी तरह से पास आ जाता क्लोरीन के तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज होता, लेकिन थोड़ा सा आने की वजह से स्लाइट लेसर देन 1। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। हाइड्रोजन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ऐसा मॉलिक्यूल बेटा प्लीज गौर कीजिएगा जिसके दो एटम्स पे भी स्लाइट चार्ज हो, चार्ज है। चार्ज का मतलब बेटा आप लोग बैटरी बनाते थे सर, ये प्लस ये माइनस पोल्स कहते थे। तो यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल, प्लीज समझिएगा बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों एटम्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। NaCl पूरा प्लस पूरा माइनस, HCl थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, दोनों में सिर्फ डिफरेंस है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का, लेकिन चार्ज तो इसके एटम्स पर भी है और चार्ज इसके एटम्स पर भी है। इस पे ज्यादा है और इस पे कम है। आई होप इतनी सी बात क्लियर। यस सर। यस सर। अब लेता हूं H2। जब दो सेम एटम्स हैं, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है? सेम। ना ये वाला हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच पाएगा जिया इलेक्ट्रॉन्स को, ना ये वाला हाइड्रोजन। तो रिया जोन से ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बिल्कुल म्यूचुअल पोजीशन पर होंगे, एकदम बीच में। थोड़ा सा मेरे पास होते तो मेरे पे माइनस, थोड़ा सा उसके पास होते तो उस पे माइनस। ये तो बिल्कुल म्यूचुअल पोजीशन पर है, बिल्कुल बीच में है, तो दोनों पे चार्जेस क्या? 0 0। इस टाइम पे जो ये H2 का मॉलिक्यूल है, इसके दोनों एटम्स पर कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि दोनों एटम्स पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हम कैटेगराइज कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को। पहले कैटेगराइज करा था जिसमें आयोनिक बॉन्ड है और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कैटेगराइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को एज पोलर मॉलिक्यूल एंड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप इतनी सी बात क्लियर। जल्दी से बेटा पहले इसको कॉपी करो, जल्दी करना प्लीज। सर हाँ जी बेटा। सर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स में नहीं हो सकते? वही कहने जा रहा हूं, पोलर मॉलिक्यूल्स आयोनिक और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले।
वाइल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले। NaCl भी मेरा पोलर मॉलिक्यूल है, HCl भी मेरा पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, वो सारे के सारे क्या हो गए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा? सर पर आपने बोला कि जैसे जिसमें स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव होता है वो पोलर होते हैं। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। प्लीज मैं बोल देता हूं यहां पर, मैं दोबारा से लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आयोनिक मॉलिक्यूल और अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल PCM, ये दोनों सब कैटेगरी हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। यानी आयोनिक मॉलिक्यूल सारे के सारे पोलर, या कोवलेंट मॉलिक्यूल जो पोलैरिटी दिखाते हैं वो भी पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है? हाँ जी सर। कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। आई अगेन रिपीट, जब तक आप कॉपी कर रहे हैं, एनी मॉलिक्यूल विच इज शोइंग एन आयोनिक बॉन्ड shows charges over its atoms. Any polar covalent molecule also possess certain atoms with charges. तो ये दोनों कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और जिनके एटम्स पर कोई चार्ज नहीं आ पाता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. आयोनिक मॉलिक्यूल्स और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टडी, मैं 1 मोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल लेता हूं, क्योंकि 1 मोल लिया है, इसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और इसको एयर में सस्पेंड करता हूं ताकि ये नीचे गिरे। तो वेट W इज इक्वल टू मास इनटू G। मैं खुद आपको बता रहा हूं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, यानी उसके मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन पे चार्ज होता है। मैं इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अब पानी में डालता हूं, गौर कीजिएगा बेटा, क्योंकि H2 का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। मैंने अभी आपको सिखाया, नॉन पोलर यानी दोनों हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे भी कोई चार्ज नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो सामने अगर किसी पे चार्ज होगा भी तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, और क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, पानी में ये ऐसे के ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे। यानी जो पानी में इनका वेट है वही एयर में वेट था। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, 1 मोल NaCl मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मोल लिया है तो दैट इज इक्वलेंट टू इट्स मास इज इक्वलेंट टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसको मैंने एयर में सस्पेंड किया, गिराया, तो W इज इक्वल टू mm इंटू G। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में गिराया, NaCl जो कि बेटा पोलर मॉलिक्यूल था, पोलर यानी Na पर भी चार्ज, Cl माइनस पर भी चार्ज, इट गेट्स अट्रैक्टेड टू वाटर। वाटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं नीचे की तरफ कूदूं, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप मारता हूं, और कोई साइड से मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो नीचे गिरना मेरा क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा ना। मैं उस स्पीड से धीरे नीचे गिरूंगा। यहां नीचे गिरने का मतलब क्या है? फ्री फॉल, और फ्री फॉल में जो फोर्स होती है उसको आप वेट कहते हैं। तो यहां पर नीचे गिरना धीरे हो गया, नीचे वाली फोर्स कम हो गई, तो वेट कम हो गया। वेट कम यानी W डैश।
अब मैं काम तो अर्थ पे ही कर रहा हूं, तो जी ही रहेगा मेरे लिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया। लैंग्वेज पे गौर दीजिएगा बेटा, 5 मिनट क्लास एक्सटेंड करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी पोलर सोल्यूट इज एडेड टू वाटर, polar solute experiences force of attraction by water, due to which it shows apparent molecular mass. apparent molecular mass का मतलब है नॉन रियल, सूडो, सिर्फ पानी में ऐसा लग रहा है हमें। और ये एपरेंट मॉलिक्यूलर मास किसके वजह से? एपरेंट वेट की वजह से। नाइन्थ में लेके जाता हूं, फिजिक्स ने कहा था पानी में किसी चीज को डालो, देयर इज अपथ्रस्ट, तो हर एक चीज का एपरेंट वेट होता है। केमिस्ट्री ने क्या कहा कि अगर पोलर सल्यूट है तो पानी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से नीचे गिरने की टेंडेंसी कम, मेरा वेट कम आता है। जो एक्चुअल वेट होना चाहिए दैट इज रियल वेट। मॉलिक्यूलर मास विल बी रियल मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जो पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है दैट इज रेफर टू एज एपरेंट वेट और एपरेंट मॉलिक्यूलर मास। इस जगह तक किसी को कोई परेशानी तो बताओ बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई परेशानी है बेटा किसी को? No, sir. अब जितनी ज्यादा साइडों पे अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा साइडों पे अट्रैक्शन होगी, नीचे गिरने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। यानी हायर द पोलैरिटी, यानी पोलर नेचर, lower will be the apparent molecular mass. इस पोलैरिटी को बेटा कहते हैं n फैक्टर, और इस apparent molecular mass को कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो सिंपली हायर द वैल्यू ऑफ n फैक्टर, लोअर इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, या सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, या ग्राम इक्विवेलेंट मास is equal to molecular mass divided by n factor। यहां से आता है ये नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट। क्या इन पोलर सोल्यूट availability of charge over atoms allow those molecules to get attracted towards water? Higher the polarity over certain solute, lower will be their apparent weight, hence apparent molecular mass, due to which we can say gram equivalent mass is inversely proportional to n factor, और ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, जिसको मैंने पूरे फॉर्मूलाज में यूज करा। आप पहले इसको कॉपी करेंगे फिर बात करेंगे, क्योंकि पूछने वाली चीजें हैं। आप पूछेंगे मेरे से कि कहां डाउट है, क्या चीज है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए पहले।
आवाज कट रही है बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर नॉर्मैलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इसमें? बेटा देख, जितने भी हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो तो बेसिक रेशियोज हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ही उनकी डेफिनेशन है। तो नॉर्मैलिटी इज द रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन एग्जैक्टली ये ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स क्या हैं? जब हम ग्राम इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास लेते हैं तो गिवन ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स आते हैं। अब पूछा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो लॉजिक कहां पर अटकता है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है और एन फैक्टर क्या है। तो ये एक्चुअल में एन फैक्टर है एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा, आपने NaCl निकाला, एन फैक्टर 1 था, MgCl2 का 2 था, तो जितना एन फैक्टर का होगा उतना वो सॉल्वेंट से अट्रैक्ट होगा, तो एपरेंट मास उतना कम दिखाएगा, जिसको हमने इस तरीके से रिलेट करा। ठीक है ओके सर। बेटा, आराम से कॉपी करो, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और डाउट बनता है। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे आपने कहा कि जब वो वाटर में उसको डालेंगे NaCl को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगती है। हाँ जी तो सर जैसे वाटर तो स्टेबल होगा, मतलब H2O तो स्टेबल है। बेटा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं चैप्टर नंबर 4 में, बिल्कुल इसका आंसर दूंगा। क्या? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और एक पोलर दूसरे पोलर स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कभी नॉन पोलर अट्रैक्ट नहीं हुआ था ना। ओके, यस। पोलर नॉन पोलर का कोई मीनिंग नहीं है अभी। स्टेबल नॉन स्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल तो उनके बॉन्ड टूटने के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। पोलर और नॉन पोलर का मतलब है बस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज है या नहीं है, उनकी सरफेस पे चार्ज या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने की एबिलिटी है या नहीं है, बस। मतलब दो पोलर जो चीजें होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल। और सर अगर दो नॉन पोलर होंगी तो? बेटा, दो नॉन पोलर भी अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किसी और अलग रीजन से। मॉलिक्यूल्स के बीच में किस रीजन की अट्रैक्शन रहती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट आप इतना समझ सकते हो पोलर और पोलर में क्यों अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि उनकी सरफेस पे चार्जेस होते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी। क्लियर है? कॉपी कर लिया? यस सर। जिसका कॉपी हो गया यहां तक रख रहा हूं, बट प्लीज मेक श्योर बेटा, मुझे ना ये 2 बार लिख कर चाहिए जो आज पूरा क्लास में हुआ। एक मुझे रात को 9 से 10 के बीच में आपके ग्रुप्स पर आ जाना चाहिए आपकी PDF की फॉर्म में। दूसरा कल शाम तक, कल की क्लास का यानी कम क्विज का टाइमिंग बताऊंगा और उस पे वो रहेगा, और अदरवाइज ट्यूसडे को हम इससे आगे फॉलो अप करेंगे। एक बार छोटा ब्रीफ डिस्कशन और फिर इससे आगे बढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है, यहां तक क्लास रख रहा हूं।